Hello students, this is video number 5 of alternating current. सीरीज़ आरएल और आरसी सर्किट्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बट आरएल सर्किट कंप्लीट हुआ था, आरसी को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आरसी सर्किट इसमें मैं ले रहा हूँ, और जिसको आरएल सर्किट समझ आया होगा तो आरसी समझने में उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, दिस इज़ फॉर श्योर। ये हमारा एक आरसी सर्किट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर की। कैपिटल वी जब लिखा हो तो उसका क्या मीनिंग है, कैपिटल आई लिखा हो तो व्हाट डज़ इट मीन, टी साथ में लिखा हो तो उसका क्या मतलब है। तो अब मैं इसकी फेज़र डायग्राम जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बनाने लगा हूँ। और फेज़र डायग्राम में आप सब देखोगे, करंट को फिर से हमने रेफरेंस लिया, रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको। फिर से मैंने वी आर यहाँ बना दिया, आपको समझ आना चाहिए वी आर यहाँ कैसे आ गया। वी सी कहाँ आएगा, इस बार वी सी आएगा नीचे, यहाँ। क्यों आएगा? क्योंकि कैपेसिटर की वोल्टेज कैपेसिटर की करंट से 90 डिग्री लैग करती है। कैपेसिटर की वोल्टेज कैपेसिटर की करंट से 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। तो कैपेसिटर की करंट कौन सी है, वो तो आई है। कैपेसिटर की वोल्टेज को मैंने वीसी दिखाया और 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना लिया, फाइन। इन दोनों का सम, इन दोनों का फेजर सम, ये दो साइनोसाइडल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। और ऐड करने का हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है जो वेक्टर लॉ से मिलता जुलता है। वहाँ से हम पैरेललोग्राम लॉ लगा के हमने ये पता लगा लिया कि ये इसका v बनेगा। ये हमारा एंगल है फाई, जो मुझे नेट चाहिए होता है। उसी वजह से मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि मुझे क्या दिख रहा है भाई, कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल फाई आया, और मुझे सामने दिखाई देना चाहिए कि करंट जो है वो लीड कर रही है वोल्टेज से, बट नॉट विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस टाइम विद एंगल ऑफ फाई। जैसा वहाँ हो रहा था आरएल में, बिल्कुल आरसी में वैसा ही हो रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस है। वहाँ वी एल ऊपर बना था, यहाँ वी सी नीचे बनेगा। यहाँ पे वी भी इसी वजह से नीचे बना, इसीलिए वहाँ पे करंट लैग कर रही थी, यहाँ पे करंट लीड कर रही है विद एन एंगल ऑफ फाई। तो पहली स्टोरी तो यहाँ आपकी ख़त्म होती है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ शायद वहाँ पे भी नहीं लिखी है, आप वहाँ पे भी लिख लेना कि वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जैसे मैंने लिखा ना, तो अब मैं आई टी के बारे में लिखूंगा यहाँ कि आई टी किसके इक्वल आया, वो मैंने यहाँ निकाल लिया। पता चल गया, लीड कर रही है करंट, ठीक है, करंट लीड कर रही है। मैं उसकी वो भी बना के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आ गया वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपका करंट की इक्वेशन आ गई। तो ये पहला आप उतार लो। ये मैंने वोल्टेज और करंट बना दी है। रेड वाली करंट है और ग्रीन वाली आपकी वोल्टेज है, ठीक है एक्चुअल यही है, लेकिन कई बार हम उसको फेज़र या वेक्टर की जैसे दिखा देते हैं, लेकिन है एक्चुअल साइनोसाइडल क्वांटिटीज़ हैं सारी। ये मैं लास्ट टाइम मैंने आपको वी एल और वी आर भी बना के दिखाए थे। मैंने लास्ट टाइम आपको वी एल और वी आर भी बना के दिखाए थे। अगर आप देखना चाहते हो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप देखो कौन किसकी बात करे, किसकी बात करे बोलो। मैं आपको बना देता हूँ वी आर बनाता हूँ। वी आर के बारे में क्या मालूम है आपको? रजिस्टर की वोल्टेज और रजिस्टर की करंट आपस में इन फेज होते हैं। ये लो वी आर इधर आएगा, करंट को देख के बना दिया, ये लो इन फेज टाइम डायग्राम में, ठीक है, ये आ गया। फिर कौन सा बच गया? वी एल वी सी। वी सी क्या है? 90 डिग्री लीडिंग, सॉरी 90 डिग्री लैगिंग विद करंट। तो 90 डिग्री लैगिंग विद करंट बना रहा हूँ, देख लो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना आप। ये देखो 90 कहीं लगभग यहाँ होगा, ये लो, ये आ गया आपका वी सी। पहले मैंने वी आर बनाया था, ये वी सी बनाया। क्या 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 एग्जामिनर क्या मांगेगा आपसे, क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई जो वोल्टेज बनाई आपने वो करंट से 90 डिग्री लैगिंग होनी चाहिए। ये लो, सॉरी सॉरी सॉरी, वी सी नहीं, यहाँ क्या लिखना है? पाई बाई टू। इन दोनों के बीच में एंगल पाई बाई टू है, इन दोनों के बीच में एंगल फाई है। ध्यान देना मैं जिसको मार्क करने लगा हूँ, इन दोनों के बीच में ये सर्किट की करंट और सर्किट की वोल्टेज है जिसके बीच में एंगल फाई है। वो यहाँ लिखने की जगह नहीं है, आप ऐसे ऐसे अगर आप बना सको अच्छे से तो यहाँ फाई लिख देना, दिस इज़ फाई। और करंट लीड कर रही है, करंट का मैक्सिमम पहले आ रहा है करंट से। तो ये सब कहानी है, ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको बनाना। ये आपका कौन है? वी सी। वी आर मैंने पहले ही बना के दे दिया था आपको, लेकिन एग्जामिनर में नहीं डिमांड करेगा आपसे कि आप ये बनाओ,
ठीक है, वीसी वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक वी और आई दिखाना है, जो ग्रीन और रेड में दिखाया है ना, बस उतना ही दिखाना है आपने। ये कोई π/2 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके दिमाग, आप कॉपी पे भी नहीं लिखो मुझे चलेगा, ठीक है, आप साइड पे कहीं रफ पे लिख के रखो कि इसका ये मीनिंग है, अगर आप डेप्थ देना चाहते हो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा ही रहा हूँ उसको, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ये देखेगा वो, मैं बताऊँ आपको, ये देखेगा कि इसके बीच में आपने एंगल फाई लिखा या नहीं लिखा, करंट लिखा या नहीं लिखा। यू शुड हैव रिटन IT हेयर, यू शुड हैव रिटन VT हेयर, तो VT लिखा होना चाहिए, IT लिखा होना चाहिए, फाई लिखा होना चाहिए। फाई मैंने अभी लिख के दिया था आपको, ऐसे अच्छे से लिख दो, यस, ये लिख दो, इधर इक्वेशंस लिख दो, VM VT इक्वल टू, ये सब चीज़ें इक्वेशंस की सारी, उसने यही सब मेन चीज़ें यही चेक करनी है, ठीक है। VM साइन ओमेगा टी और फिर IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इंडक्टर के केस में -फाई आया था, प्योर इंडक्टर के केस में -π/2 आया था, प्योर कैपेसिटर के केस में +π/2 आया था, RL के केस में -फाई आएगा, इसके केस में +फाई आएगा। ये देखो मैं लिखता हूँ अभी, ओमेगा टी लिखा, +फाई यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर है, साइन के आगे, बस ये इसकी कहानी है, आपको समझ आ रही है सारी। उसके बाद अब इम्पीडेंस ट्राइंगल की कहानी है। इम्पीडेंस ट्राइंगल के लिए आप यू अगेन रिक्वायर द फेजर डायग्राम, जो हमने पहले भी बनाई थी, मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ आपके पास बनी हुई है, आपको दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई आ गया, फिर मैं यहाँ पे क्या बनाने लगा हूँ, VR, बिल्कुल VC नीचे आएगा, आपको मालूम है अच्छे से। फिर इन दोनों का सम लेने लगा हूँ, उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ की तैयारी कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए मैंने ये इस तरह से पैरेललोग्राम बनाई, पैरेललोग्राम बनाते ही मैंने इसका रिजल्टेंट यहाँ बना दिया, ये रिजल्टेंट बन गया, दिस इज़ V, यहाँ VC सब दिख रहा है। जिसने ऐसे ढंग से बनाई होगी उसको यहीं पे DC डायग्राम के नंबर हैं सारे। और फिर यहाँ पे आपने फाई भी दिखा दिया। फिर मैं आपको एक चीज़ इसको बाउंड्री बना के देता हूँ कि एक वोल्टेज ट्राइंगल कहाँ बनी, ये बनी, ये रेड मैंने बाउंड्री कर दी उसकी, ये देखो, दिस इज़ वोल्टेज ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज़ वोल्टेज ट्राइंगल। आप उसको नाम दे के पेपर में लिख दो कि दिस इज़ वोल्टेज ट्राइंगल, मैंने लिखा था पिछली बार आपको, तो यहाँ पे आप भी लिख दो, फाइन, ये आ गया। फिर यहाँ से इस वोल्टेज ट्राइंगल से मैं एक बात लिखने लगा हूँ जो पहले भी लिखी थी, V² इक्वल टू, फिर सेम आएगा यहाँ पे, V² इक्वल टू √ऑफ VR² प्लस VL² प्लस VC², सॉरी, VC²। फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगा √ऑफ IR² प्लस VC की जगह क्या लिखूँगा, IXC। XC के बारे में हमने बात कब की है, जब हमने प्योर कैपेसिटर पढ़ा था। IXC, XC किसके बराबर होता है, XC को बोलते क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC किसके इक्वल होता है, 1/ωc, 1/ωc। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स वाले, तभी तो I इंटू ओम्स करो तो वोल्ट होता है, ठीक है। ये आ गया, इक्वल टू क्या लिखूँ इसको, ये V² नहीं लिखना था यार, V² काटो यहाँ से, क्योंकि √ आपने ले दिया है, तो यहाँ V² को मिटा रहा हूँ मैं, V² नहीं आएगा, ठीक है। तो V/I जब यहाँ से करेंगे, जब हम यहाँ से V/I करेंगे, हमें क्या मिलता है, V/I इक्वल टू क्या होता है, Z होता है, V/I इक्वल टू Z होता है, और वो आ जाएगा √ऑफ, क्या बन जाएगा, √ऑफ R² प्लस XC²। समझ आ रहा है आपको, वहाँ XL² आया था, यहाँ XC² आया, कंपेयर करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे, दोबारा आपको याद दिलाऊंगा मैं ये सब। फिर उसके बाद एंगल किसके बराबर आया, ये वाला, ये फाई जो एंगल आया ये किसके बराबर आ रहा है, ये फाई पहले क्लॉकवाइज है तो इसलिए नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन हम इसको, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, हमने वो लिख दिया कि नीचे की तरफ है, तो ये जो एंगल आएगा वो tan फाई इक्वल टू क्या बन गया, tan फाई इक्वल टू VC/VR, ठीक है, VC/VR बना। फिर उसके बाद मैं अगर VC और VR को, VC को क्या लिख सकता हूँ, IXC, VR को क्या, बिल्कुल सेम है वो जो हमने उधर किया था, थोड़ी सी चेंजेस करोगे आपका RC पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। VC और VR जो मैंने लिखा था, इसमें मैंने क्या किया, VC और VR के लिए मैंने लिख दिया यहाँ से tan फाई इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखना, tan फाई इक्वल टू IXC/IR, आई कैंसिल हो गया, तो tan फाई इक्वल टू क्या बन गया, XC/R। दो चीज़ें हमने पीछे लिखी जिसको यूज़ करके मैं इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाऊंगा, Z इक्वल टू √ऑफ R² प्लस XC², एक चीज़ मैंने ये लिखी, और दूसरी चीज़ मैंने लिखी
कि जो tan फाई है वो किसके इक्वल आया, tan फाई इक्वल टू आया XC अपॉन R, XC अपॉन R। ठीक है, जब ये आप ऐसा लिखते हो ना तो इन दोनों को यूज़ करके आपको एक ट्राइंगल मिलेगी। देखो मैं बना रहा हूँ इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, सामने सामने नज़र आ रहा है, वी कॉल इट इम्पीडेंस ट्राइंगल, जिसमें ये R है, जिसमें ये XC है और जिसमें ये Z है, और दिस एंगल इज़ फाई, दिस एंगल इज़ फाई, मैंने आपको बताया। और आप देखो फाई एंगल जो है, इसीलिए फाई एंगल की कहानी आप ये इम्पीडेंस ट्राइंगल ज़रूर याद रखना। इसमें आपको बता देता हूँ कि कॉस फाई की ज़रूरत मुझे पड़ेगी आगे, उसमें भी पड़ेगी इसमें भी पड़ेगी, वहाँ मैंने नहीं लिखा है, मुझे याद है R अपॉन Z होता है, तो ये याद रखना। और कॉस फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी ये अगले वीडियो में दिखेगा। इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस फाई को, और वो R/Z के बराबर होता है। ये कहाँ से दिखाई दिया मुझे, ये मुझे इम्पीडेंस ट्राइंगल की हेल्प से दिखाई दिया। वोल्टेज ट्राइंगल और इम्पीडेंस ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं हमेशा, ये भी नोट करके रखना अपने पास। वोल्टेज ट्राइंगल और इम्पीडेंस ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर, इसीलिए ये एंगल इनका बराबर आता है। वोल्टेज ट्राइंगल की हर एक साइड को I से डिवाइड कर दो तो आपको इम्पीडेंस ट्राइंगल मिल जाती है। वोल्टेज ट्राइंगल की हर एक साइड को I से डिवाइड कर दो तो आपको इम्पीडेंस ट्राइंगल मिल जाती है। और किसी भी ट्राइंगल की हर एक साइड को अगर एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा जो ट्राइंगल्स बनती हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं। तो सिमिलर होने की वजह से ये भी एंगल फाई आया। फाई देखो, फाई अगर कोई आपसे पूछे ये है क्या फाई, हम इसको बोलते हैं फेज एंगल। एंड व्हाट इज फेज एंगल? फेज एंगल इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के टाइम पे आपको दो वेक्टर नहीं दिखाई देने चाहिए एंगल बिटवीन, जब मैं बोलूँ तो आपको दो साइन वेव्स दिखाई देनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक बनाने के और मैथमेटिकली अपनी चीज़ों को सिंपल करने के तरीके हैं। एक्चुअल जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पे इन AC सर्किट्स के अंदर हर वोल्टेज, हर एक करंट क्या है, एक साइनोसाइडल क्वांटिटी है, वो एक साइनोसाइडल क्वांटिटी है। तो इसलिए जब ये साइनोसाइडल क्वांटिटी है तो इसलिए आपको जब मैं बोलूँ वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो नॉर्मली जब हम बोलते थे तो वेलोसिटी के बीच का एंगल या एक्सेलरेशन का एंगल तब हम बोलते थे, जब या फोर्सेस के बीच का एंगल, तो तब वो एंगल वेक्टर एंगल होता था। यहाँ पे जो एंगल है ये दो साइन क्वांटिटीज़ के बीच का बता रहा है कि उनके दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। इन केस ऑफ RL सर्किट द करंट वॉज लैगिंग, with respect to voltage, current was lagging in RL circuit by angle phi. In pure RL circuit the current is lagging but with the exact angle of pi by 2 radians or 90 degrees. तो these things are very important कि phi क्या चीज़ है। तो phi एक एंगल है जो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है, बट वो करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल की बात करूं तो याद रखना ये कहानी चल रही है, ये चल रहा है, ये जो मैंने बनाया ना, इन दोनों के बीच के गैप की बात चल रही है कि इन दोनों के में कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है, कौन कितना लीडिंग है, कौन कितना लैगिंग है, इसकी बात चल रही है। देखो करंट और वोल्टेज मैंने फिर से बना दिए ये। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पावर की बात करनी है। जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन तब भी आपको विजुलाइजेशन बेटर होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जरा पावर के हालात देखें क्या है। आपको देख रहा है मैं इंटरवल्स मार्क कर रहा हूँ सबसे पहले, और ये सारे इंटरवल बराबर नहीं हैं यहाँ। ये बराबर तभी होते हैं जब वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। वो कब होता है? प्योर R और प्योर L के केस में, प्योर C और प्योर L के केस में होता है। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं उसको किस तरह से बनाऊँगा आप देखना ज़रा। आप देखो मैं यहाँ पे पावर बना रहा हूँ, इन दोनों के बीच के पहले अगर बात करूँ तो ये देखो ऐसा आया, इंटरवल बड़ा है तो इसलिए बड़ा आया, फिर इंटरवल छोटा है तो छोटा आया, फिर हम ये देखो, ये ऐसी पावर की वोल्टेज जो आपका पावर का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। फ्रीक्वेंसी डबल है, 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए पावर ने। देखो ग्रीन वाला साइकिल अभी एक ही कंप्लीट हुआ, रेड वाले 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। इसलिए पावर की फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होती है, हमेशा, एवरीवेयर। प्योर R में भी, प्योर L में भी, प्योर C में भी, प्योर RL में भी, RC में भी, एंड इवन इन RLC तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इवन RLC में भी यही कहानी चलती है। RLC की कहानी अलग, थोड़ी सी बड़ी सिमिलर है। जिसको ये इधर तक समझ आ गया उसको RLC समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। RL का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, RC में तो मैंने ऐसे ही आपको सब तो जस्ट डिफरेंसेस बता दिए कि क्या क्या आता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।